इनफैक्ट जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उस बीमारी का पड़ना मतलब आपका सर्केडियन रिदम में कोई गड़बड़ हो गई है, रिदम में नहीं, राइट। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होगा तो बीमार पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल फेलियर इज डेथ। 2 सालों में आपका जो उपयोग है ऑनलाइन का, मोबाइल का, वो कई गुना बढ़ चुका है। 3 दिन के अंदर आप दवाइयों से पीछा छुड़ा सकते हैं, आप बीमारी से पीछा छुड़ाने की प्रोसेस को स्टार्ट करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे तो आपका परिचय देना बनता ही नहीं है क्योंकि सभी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। खास तौर से मैं आपसे आज जो बात करने वाली हूँ उसका अधिकतर लोगों के साथ में संबंध है। वैसे तो अभी आपने देखा होगा कि कल ही सिद्धांत जो है जिम में कोलैप्स हो गए। उसके अलावा राजू श्रीवास्तव अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। उसके अलावा अगर देखें तो के गाना गाते गाते एकदम से ही उनको भी हार्ट अटैक आ गया। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका क्या कोई निवारण भी है, क्या कोई उपाय भी है जिससे ये ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ ना हो? आपने देखा पिछले दिनों, सबने देखा पिछले कुछ महीनों से लोग खड़े खड़े गाना गाते गाते, डांस करते करते, गरबा करते करते, नौजवान वो अचानक कोलैप्स हो रहे हैं, अचानक मर जा रहे हैं विदाउट एनी अपरेंट रीजन। दिखने में बिल्कुल हेल्दी लोग अचानक ही मर जा रहे हैं। मरना सभी को है लेकिन अचानक, राइट। सो जो कल का भी आपने देखा, तो इसके पीछे का कारण क्या है, निवारण क्या है, ये इस पे ध्यान देना जरूरी है। और वही हमारा आज का टॉपिक भी हो सकता है। उसके लिए समझाने के लिए एक मॉडल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसे कहते हैं अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से, ये है द सर्केडियन ट्रायंगल। सर्केडियन कोई नया शब्द नहीं है। ये सर्केडियन रिदम को तो 2017 में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला हुआ है, तो समझ सकते हैं ये बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इनफैक्ट जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उस बीमारी का पड़ना मतलब आपका सर्केडियन रिदम में कोई गड़बड़ हो गई है, रिदम में नहीं है। अगर वो रिदम में वापस आ जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एज सिंपल एज दैट। तो अब आते हैं आपके सवाल पे। उस सवाल के जवाब के लिए आपको मैं इसके 3 एंगल है, उसमें एक एंगल से मिलाता हूँ। यह है इलेक्ट्रिकल बैलेंस। आपका बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह है। आपका बॉडी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह है। इसीलिए डॉक्टर जब सबसे पहले आपका चेकअप करता है तो स्टेथोस्कोप से आपके हार्ट में क्या ढूंढता है, वो साउंड से क्या पता लगाता है, दैट इज कार्डिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे ईसीजी मशीन है, ईईजी मशीन है, ये क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहचानते हैं, उसके आधार पे डिसाइड करते हैं कि आपकी बीमारी क्या है, बीमार है भी कि नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट यू आर ए इलेक्ट्रिकल बीइंग, राइट। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होगा तो बीमार पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल फेलियर इट इज डेथ। कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट इज इन इलेक्ट्रिकल फेलियर। याद रखिए, किसी की सांसें अगर रोक दे आप तब भी वो 3-4 मिनट जिंदा रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी का इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो अगली धड़कन नहीं आएगी, तो दैट इज द इमीडिएट डेथ, राइट। तो जो कि आपने कल के केस में देखा, इमीडिएट डेथ, दैट इज अ कार्डिक अरेस्ट। अब आते हैं इसके निवारण में। निवारण के लिए, इस तरह की चीजों के निवारण के लिए जो पहला चेक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आजकल ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट क्यों है, अचानक अचानक लोग मर क्यों रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पिछले 2 सालों में इसके बहुत सारे और कारण हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देंगे इस बार, लेकिन एक स्पेशल कारण की बात बोलूंगा, दैट इज 2 सालों में आपका जो उपयोग है ऑनलाइन का, मोबाइल का, वो कई गुना बढ़ चुका है। जैसे ये जूम मीटिंग भी जो हो रही है, आज से 2.5 साल पहले जूम वर्ड ही मैंने नहीं सुना था, ना कभी मीटिंग की थी। लेकिन अब देखिए दिन में 2-2 3-3 बार हो जाता है, ये मीटिंग भी जूम मीटिंग है। तो जैसे मोबाइल फोन पे हम बात करते हैं, तो मोबाइल फोन पे जितना अभी बात करते हैं, जितना मोबाइल फोन के माध्यम से मूवी पूरा देख लेते हैं, ये पहले कभी नहीं था। स्कूल ना जाके बच्चे तो पूरा पूरा साल लैपटॉप पे और आईपैड पे, मोबाइल फोन पे लगा देते हैं। तो ये पहले कभी नहीं था मानव के इतिहास में। और ये एक कारण है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप घिरे होते हैं तो आपका जो दूसरा चेक पॉइंट है दैट इज बॉडी वोल्टेज, वो आपका बॉडी वोल्टेज बढ़ने लगता है, और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस, और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फेलियर, एंड दैट इज डेथ। समझते हैं इस बात को। इलेक्ट्रिकल फेलियर को आप देख तो सकते नहीं है, लेकिन देखने के लिए आपको चाहिए इस तरह का, यह है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर। ये आप देख रहे हैं, ये
लाल बत्ती यहाँ पे जला रहा है, लाल बत्ती का मतलब ये है कि खतरे की घंटी है ये। मतलब मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे 2 लाइटें हैं, इधर एक टीवी है, आगे ये लैपटॉप लगा रखा है और इधर मोबाइल पड़ा हुआ है, वहाँ पे वाईफाई पड़ी हुई है, रखा हुआ है। तो ये मेरे आसपास का जो माहौल है वो एक डेंजरस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और इस माहौल में अगर मैं ज़्यादा देर तक रहूँगा तो वो मेरे बॉडी में मेरे इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस को क्रिएट करेगा, राइट। और जिससे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, और अगर वो इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो फिर आई में डाई ऑल्सो। अब आता है कि इसमें निवारण क्या होगा। आपको अपने बॉडी को दिन भर में 6 से 8 घंटे 0 वोल्ट पे रखना है। 0 वोल्ट पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप नंगे पैर या अपने हाथ को जमीन पे टच करते हैं, मिट्टी में जमीन पे जाके, राइट, तो आप 0 वोल्ट पे हो जाते हैं 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर वोल्ट मीटर से अपना वोल्टेज चेक करेंगे तो वो 0 वोल्ट मिलेगा विद इन 10 सेकंड। लेकिन आप जमीन पे टच करके 6 घंटे तो नहीं रहेंगे। तो एक तरीका है जो हमने पहले भी बताया था कि एक तार लेंगे, उस तार की एक छोर जमीन के अंदर गाड़ देंगे 1 फीट, और दूसरे छोर आपके बॉडी के किसी पार्ट को टच कर रहा है, और इस स्थिति में अगर आप सोते हैं ओवरनाइट तो आप जमीन से जुड़े हैं, ओवरनाइट यू आर एट 0 वोल्ट। और अगर 0 वोल्ट पे आप रहेंगे तो इलेक्ट्रिकल फेलियर होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी, और फिर कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। ये तो हो गया पहला पहलू, दैट इज वन ऑफ द एंगल। बट इसका और भी 2 एंगल है, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, दैट इज द फिजिकल एंगल। यू आर ए फिजिकल बीइंग आल्सो, मैकेनिकल फेलियर, फिजिकल फेलियर। जैसे हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर, उसमें ब्लॉकेज इज द कॉज। स्टोन है, ब्लॉकेजेस हैं, या ट्यूमर है, या सिस्ट है, या फिर स्वेलिंग है, जैसे किडनी फेलियर है, दैट इज स्वेलिंग, मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर को कैसे ठीक करना है, उसके लिए 2 चेक पॉइंट है, दैट इज चेक पॉइंट नंबर 1 हीट एंड चेक पॉइंट नंबर 2 ग्रेविटी। इन दोनों के उपयोग से हम ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस में थे, अब नहीं है, उनको हमने क्या किया, हीट एंड ग्रेविटी, हॉट वाटर इमर्शन का जो थेरेपी है उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, 2 ही प्रिंसिपल है। एक तो हीट 40 डिग्री सेल्सियस पानी में, और पानी इटसेल्फ इज कॉजिंग अ ग्रेविटेशनल पुल। तो इसका कितना बेनिफिट है, कितना पावरफुल ये बात है, इस बात को समझाने के लिए मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण ये याद रखिए हमारे सारे ऑडियंस, ये बुक ये है विल्मा रुडोल्फ, दुनिया की इकलौती ऐसी लेडी जिन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं रनिंग में और 3 ओलंपिक मेडल जीता है। और तब जब 12 साल की उम्र तक तो ये चल ही नहीं पाती थी, एक पैर में पैरालिसिस था, पोलियो था। तो कैसे ठीक किया इन्होंने, और कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनी, वो भी 3 गोल्ड मेडल लेके इन्होंने यूज किया। इनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि हीट एंड ग्रेविटी, इन दोनों को यूज करके इन्होंने अपने आप को न केवल ठीक किया बल्कि इस लायक बनाया कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट धावक बन गई। और आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल मेथड है, जो 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन मेरी किताब में सारे मेथड दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ऐसे ही हम करते हैं, कैंसर पेशेंट का, किडनी फेलियर पेशेंट्स का। तो लेकिन ये मेथड इतना पावरफुल हो गया, इसके बाद भी लोगों तक नहीं पहुंचती, बिकॉज अगर लोग ठीक ही हो जाएंगे तो ड्रग माफिया उनका क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी ये जो इन्होंने एक ऐसा खिताब हासिल कर दिया कि इसको छुपा नहीं जा सकता, ये तो इतिहास से कभी मिट नहीं सकता। आप खुद ही ढूंढिए, इनके बारे में पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा उदाहरण है सिस्टर केनी। आज से 50 साल पहले लगभग सिस्टर केनी हुआ करती थी, एलिजाबेथ केनी। उन्होंने हजारों हजारों छोटे छोटे बच्चे जो पोलियोग्रस्त थे, पैरालिसिस के पेशेंट थे, उनको ठीक किया। कैसे, हीट एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए वाटर को यूज किया और हीट की गर्मी यूज की, और पैरालिसिस ठीक हो गया। तो हजारों हजारों पेशेंट, ये भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन इसको नॉर्मली हॉस्पिटल में इन टेक्निक्स को यूज नहीं करते, किसी और हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में इसी से हम लोगों को ठीक करते हैं। तो आपको अपने फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि हार्ट अटैक जैसी स्थिति में ना आए, तो फिजिकल बैलेंस के लिए यह है हीट एंड ग्रेविटी का यूज करना। और तीसरा है एंगल, दैट इज केमिकल बैलेंस। यू आर ए केमिकल बीइंग, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, दिस इज केमिकल फेलियर। डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर थायराइड है, केमिकल फेलियर, इट इज अ केमिकल फेलियर। जैसे, लेकिन इसमें क्या करते हैं जो लोग, पिछले 10 साल से मैं बता रहा हूँ, जो लोग DIP डाइट पे रहते हैं, वो बताते हैं कि हमारी तो डायबिटीज ठीक हो गई, हमारा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हमारा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। कैसे हुआ, दैट इज आपने अपना केमिकल बैलेंस कर दिया, केमिकल बैलेंस कर दिया विद द डाइट, दैट इज लिविंग फूड या DIP डाइट। आपने पिछले दिनों देखा, मैंने आपको बताया कि लिविंग वाटर, दैट इज चेक पॉइंट नंबर 2।
लिविंग फूड एंड लिविंग वाटर। लिविंग वाटर से जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जिनको हर हफ्ते ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पानी बदला, 3 पॉट मेथड से पानी बनाया, उसके बाद से उनकी ये तकलीफ हमेशा के लिए चली गई। दैट इज अ लिविंग वाटर एंड दैट इज टू मेंटेन द केमिकल बैलेंस, लिविंग फूड एंड लिविंग वाटर। तो ये 6 चेक पॉइंट है। और 7वां चेक पॉइंट जो इंटरेस्टिंग है दैट इज सर्केडियन ट्रायंगल। इन तीनों को सिंक्रोनाइज करना। जिस तरह से मान लो ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में तबला भी कोई बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, सब लोग अच्छा अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन अगर आपस में तालमेल ना रहे, आपस में रिदम ना बनाए, आपस में हारमोनी ना रहे, तो वो नॉइज होगा, वो म्यूजिक नहीं होगा कभी। ठीक इसी तरह से इनको आपस में मिलाना पड़ता है, रिदम में लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। और अगर ये रिदम मिल गया तो बीमारियां ठीक होने लगती हैं अपने आप ही। कितना टाइम लगता है अक्सर हमारे पेशेंट्स को? हमारे, आप देख रहे हैं, क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स। 7 चेक पॉइंट्स हैं। 7वां चेक पॉइंट सर्केडियन ट्रायंगल, और 7 चेक पॉइंट्स को जब आप कसते हैं, ठीक करते हैं, तो विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर ही प्रभाव दिख जाता है। तो ये एक पॉपुलर प्रोग्राम है वियतनाम में, मलेशिया में। हर 2-2 महीने में ये कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी महीने, अभी पिछले महीने था ये कार्यक्रम इन वियतनाम, और आने वाले फरवरी में मलेशिया में है। तो दिस वी डू। 3 दिन के अंदर आप दवाइयों से पीछा छुड़ा सकते हैं, आप बीमारी से पीछा छुड़ाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सर्केडियन ट्रायंगल से जो लोग ठीक होना चाहते हैं वो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि वो आपसे कैसे मिल सकते हैं? डायरेक्ट आपसे मिल करके आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, दोनों तरह से हो सकता है। जो लोग तो सीखना चाहते हैं इस पूरे थ्योरी को, ताकि वो लोगों को ठीक करें, उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग है। 0 वोल्ट थेरेपी ट्रेनिंग, 1 मंथ ट्रेनिंग है, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज एफिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम से उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग। और ये अभी शुरू होगा अगले हफ्ते, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, vishwaroop.com/ZVT, 0 का Z, 0 वोल्ट का V और थेरेपी का T, 0 वोल्ट थेरेपी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो खुद ही ठीक होना चाहते हैं, सालों साल से दवाइयों पे है, और उन्हें सिर्फ अपने से ठीक होने से मतलब है, दवाई से पीछे छूट जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, उनके लिए, जैसे वियतनाम में ऑलरेडी हो रहा है, जैसे मलेशिया में होता है, उनके लिए हम इंडिया में शुरू कर रहे हैं 2nd, 3rd एंड 4th दिसंबर, 3 दिन का कैंप, रेजिडेंशियल कैंप। तो आप मेरे सुपरविजन में, हमारे टीम के सुपरविजन में, हमारी टीम में MBBS MD डॉक्टर्स हैं, BMS डॉक्टर्स हैं, BHMS डॉक्टर्स हैं, सबके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पंचकर्मा एक्सपर्ट्स हैं, सबके सुपरविजन में 3 दिन में ये 3 फैक्टर्स को, 7 चेक पॉइंट्स को बैलेंस करते हुए, ड्रग टेपरिंग का ध्यान रखते हुए, ना केवल आपको इससे बाहर निकलने के लिए एक मेथड बताएंगे, बल्कि आपको एक सरप्राइज किट दिया जाएगा, ताकि जब आप घर जाएं तो घर पे भी आप इसी सबको यूज कर पाएं, तो उस हिसाब से तैयारी की जाएगी। तो ये हो रहा है हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में, सेक्टर 42 में। और जो लोग इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं, वो vishwaroop.com/72 HRS, 72 HRS में जाके आप एक फॉर्म भर देंगे, अपना मेडिकल कंडीशन बता देंगे, कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं वो बता देंगे। बेस्ड ऑन दैट हम स्क्रीन करेंगे कि किन किन पेशेंट को हमें लगता है कि लाभ मिल सकता है हमारी वजह से। उन्हीं पेशेंट को जितना सीट है उसके हिसाब से हम उनको इनवाइट करेंगे, फिर वो आके 3 दिन हमारे सुपरविजन में रह सकते हैं। इसमें मोस्टली हमारे डॉक्टर्स होंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कम से कम पहले बैच में 3 दिन तो नहीं, लेकिन 1 दिन के लिए आपसे मिलने आ जाऊं, एक मुलाकात कर लूं। डॉक्टर विश्वरूप, इसमें किस तरीके के पेशेंट्स को फायदा मिल सकता है? यानी कि कौन से पेशेंट इसमें भाग लें और कौन से ना लें? देखिए, इसमें जो स्टेबल पेशेंट हैं, डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जो CKD पेशेंट हैं लेकिन अभी डायलिसिस पे ग्रेजुएट नहीं हुए, ऐसे पेशेंट, या जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के पेशेंट, या जॉइंट पेन वगैरह के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, ये सब जो मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, ये सब लोग जो अपना काम खुद कर सकते हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, स्टेबल हैं, तो वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन नहीं कर सकते वो है जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं।
तो ऐसे पेशेंट्स को हम 3 दिन में कुछ नहीं कर सकते, उनको तो 10 दिन से 15 दिन के लिए भर्ती करते हैं अपना हॉस्पिटल में। वो भी आ सकते हैं लेकिन उनका 10 से 15 दिन रहना पड़ता है। या ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन है, या ऐसे पेशेंट जिनको कैथेटर फिस्टुला वगैरह लगा हुआ है या स्टूल पैक लगा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट जो किसी और पर निर्भर है अपने छोटे छोटे काम के लिए, तो उनके लिए फिर अलग प्रोग्राम है जो चलता है हमारे एम्स में। वो जिस तरह के पेशेंट आते हैं वो एंड स्टेज पेशेंट आते हैं, तो वो तो 10 से 15 दिन तक रहते हैं, तभी हम उनको कुछ हेल्प कर पाते हैं या सहारा दे पाते हैं या फिर सब्सटेंशियल उनको कुछ रिजल्ट दे पाते हैं। तो इस तरह से तो बेसिकली आप जब फॉर्म भर के भेजेंगे उसके आधार पर हम चुन लेंगे कि किस वाले पेशेंट को हम पूरी तरह फायदा करा पाएंगे, अकॉर्डिंगली हम स्क्रीन करेंगे। डॉक्टर विश्वरूप, जो आपने टी शर्ट पहनी है इसके ऊपर भी 72 आवर्स लिखा हुआ है, तो क्या 72 आवर्स का मतलब यही समझो, और 7 आपने रेड कलर से लिखा हुआ है? 7 चेक पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 चेक पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल फेलियर के 2 चेक पॉइंट्स ईएमएफ एंड वोल्टेज, मैकेनिकल फेलियर के 2 चेक पॉइंट हीट एंड ग्रेविटी, केमिकल फेलियर के भी 2 चेक पॉइंट लिविंग वाटर एंड लिविंग फूड, दीज आर 6, एंड 7वां हो गया सर्केडियन ट्रायंगल। तो ये 7 चेक पॉइंट्स हैं, जिन चेक पॉइंट्स को बीमारी चाहे कोई भी हो, ये सातों चेक पॉइंट को मिला देंगे तो ये विल बी हील्ड, इसीलिए 7 इज इम्पोर्टेंट। 72 मतलब इस सबको करने के लिए 72 आवर्स, 3 दिन। देर आर 3 एंगल्स, तो 3 दिन कम से कम चाहिए होते हैं सारा कुछ को ठीक से करना, समझाना, ट्रेनिंग देना, ड्रग टेपिंग करना, आपको पूरी तरह मॉनिटर करना। तो दैट्स व्हाई इट इज 72 आवर्स। 72 आवर्स इज अ पॉपुलर प्रोग्राम इन वियतनाम, सालों साल से हम वहाँ पे कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं। अब इसको हम इंडिया में भी ठीक से पेशेंट को फायदा पहुंचे इस इरादे से शुरू करेंगे। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बड़ा क्लियर है कि इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहूँगा। वो है जो आजकल का जो पेशेंट्स का माइंडसेट है, दैट इज कॉल्ड, मैं जैसे बोलता हूँ बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम मतलब एक पतीला लीजिए, कंटेनर लीजिए, पानी भरा हुआ, उसमें एक मेंढक को, डड्डू को या फ्रॉग को छोड़िए, तो वो वहाँ बैठा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाइए, आग लगा के पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो फ्रॉग वहाँ से हिलेगा नहीं। यहाँ तक कि कई बार तो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पड़ जाता है और फ्रॉग एक्चुअली उबलने लगता है, उसमें कुक होने लगता है। तब फ्रॉग को रियलाइज होता है अरे मैं तो मरने वाला हूँ, और तब वो छटपटाता है। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी है, उसके पैर और हाथ तो पानी में उबल ही चुके हैं, तो वो उसमें जान ही नहीं रहती, तो वो छटपटाता रहता है और उसी उबले बॉइलिंग वाटर में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो मतलब खतरे का एहसास इतनी लेट होता है कि तब कुछ कर ही नहीं सकते। तो अभी जो मैं देखता हूँ पेशेंट्स को हिम्स हॉस्पिटल में, जो पेशेंट आते हैं, क्रिटिकल पेशेंट ही आते हैं जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उनकी जब मेडिकल हिस्ट्री हम देखते हैं 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, तब उनकी हेल्थ सही थी, 2-3 दवाइयों पे थी, 2 डायबिटीज की दवाई, एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई, एक बीपी, एक ब्लड थिनर, और बाकी लाइफ उनकी ठीक ठाक चल रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं होता उस फ्रॉक की तरह कि ये धीरे धीरे फ्रॉक का पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे दवाइयों का डोज बढ़ता जा रहा है, दवाइयों के नंबर ऑफ वेराइटी बढ़ती जा रही है, उनके सिम्टम थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा कि कब खतरे की घंटी बजने वाली है। अचानक डॉक्टर एक दिन बोलता है आपका तो किडनी फेल हो गया। तो ऐसा नहीं कि उस दिन किडनी फेल हो गया, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे वो बीमारियां जुड़ती जाती हैं, बिकॉज आप ड्रग डिपेंडेंट है। ड्रग डिपेंडेंट रहते हुए कोई हेल्दी नहीं रह सकता। हमारे हॉस्पिटल में आके आप देखेंगे तो जो एंड स्टेज पेशेंट होते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है, जो डायलिसिस के पेशेंट हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है, और मतलब अकेले तो जाते नहीं है, साथ में किसी को लेके जाना पड़ता है, केयर टेकर। तो 2 लोगों की जॉब गई, मतलब वो लोग जॉब पे तो जा नहीं सकते जो लोग 3 दिन डायलिसिस के लिए जाएं या उसको लेके जाएं, और बाकी 3 दिन रेस्ट लीजिए डायलिसिस के आफ्टर, इमीडिएट आफ्टर तो हालत खराब ही रहती है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो खर्चा होता है 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ का खर्चा होता है पेशेंट का। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से खर्चा, तो एक पेशेंट की वजह से पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है, पूरा जनरेशन बर्बाद हो जाता है। जितना कुछ कमाया था उस फैमिली ने सब उसमें लग जाता है। आखिरी कुछ महीने तो कुछ साल तो बड़े पेनफुल होते हैं। बोलने का मतलब यह है कि वो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम वाला फ्रॉग मत बनिए। आप मौका रहते ही उस पतीले से बाहर जंप लगाइए। जरा सोचिए, उस फ्रॉग को कोई अगर कान में आके बोल दे कि भाई पानी उबल रहा है, बाहर निकलो, नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे, तो मान लीजिए वही वाला आदमी मैं हूँ, आपके कान में बता रहा हूँ कि देखिए अभी भी मौका है, जंप लगाइए, कोशिश कीजिए इस जाल, दवाइयों के जाल से बाहर निकलने की। और कोशिश के लिए अब आपके पास जवाब है, दैट इज सर्केडियन ट्रायंगल। सर्केडियन आप ढूंढिए, सर्केडियन रिदम को 2017 में नोबेल प्राइज मिला है, तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज ही होगी।
तो दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। डॉक्टर विश्वरूप, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय रहते सचेत हो जाइए। ये आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।